हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीकॉम की थर्ड सेमेस्टर की कोस्ट अकाउंटिंग की बुक की यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ रिकन्सिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। कि कोस्ट को रिकन्सिलाइजेशन कैसे करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अंडरस्टैंड द नीड ऑफ रिकन्सिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट की ज़रूरत क्यों है, टू नो द रीजंस ऑफ डिफरेंस की रीजंस क्या है डिफरेंस के, एंड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन ऑफ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की जो हमारी रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है उसको कैसे परचेज करता है। सो नीड फॉर रिकन्सिलाइजेशन। सो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन फॉर कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स बाय अकाउंटेंट्स। देखो, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है अकाउंटिंग का जहाँ पे हम सेपरेट लेजर प्रिपेयर करते हैं अपनी कोस्ट के लिए, फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए अकाउंटेंट्स जो तैयार करते हैं। Under such a system, the cost accountants restrict itself to recording only those transactions which relate the product or services provided. In addition to these, enterprises will have to operate its financial book separately। कि देखो यहाँ पे उनको थोड़ा ज़रूरी होता है कि वो वही चीज़ें रिकॉर्ड करें जो उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड है और जो फाइनेंशियल बुक में helpful हो। Then this will eventually lead to, according to certain items with different amounts. Similarly, certain items may be omitted from recording either from कोस्ट बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक, पर कभी कभी कुछ चीज़ ऐसी जो कोस्ट बुक से हम लिखना भूल जाते हैं फिर फाइनेंशियल बुक से। सो हेंस इट कैन बी स्टेटेड दैट अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम रिकन्सिलाइजेशन ऑफ सेपरेट बुक्स बिकम अननेसेसरी। कि देखो, अगर कुछ भूल जा रहे हो तो आप एक रिकन्सिलाइजेशन सिस्टम मतलब एक बुक बना लो, ऐसी सेपरेट बुक बना लो जिसमें आपकी सारी ओमिटेड वाली चीज़ें आ जाती हैं। सो फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर इन दोज कंसर्न वेयर देयर आर नो सेपरेट कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स अ प्रॉब्लम रिकन्सिलेशन डज नॉट अराइज। कि देखो, फ्रॉम द अबव हमें क्लियर हो गया in those concerns where the no separate cost and financial amounts, the problem does not arise, but where the cost and financial accounts are maintained independent each other, it's imperative to periodically two accounts are reconcile। कि देखो, बट अगर भी दोनों चीज़ें अलग अलग बना तो कोई बात नहीं, बट जहाँ पे आप दोनों ही बुकें अच्छे से बना रहे हो और इंडिपेंडेंट बना रहे हो एक दूसरे पे, तो वहाँ पे परफेक्टली जो वो चीज़ें हैं वो अच्छे से यूज़ हो। देन उसके बाद it is imperative that periodically two accounts are reconciled through the books are concerned same basis, इनके basis same होते हैं, and the reconciliation become the result of two sets book necessary to be the following reason। और reconciliation हमारी इन दोनों बुक के लिए थोड़ा ज़रूरी भी हो गया है कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए। सो टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या आने वाला है जहाँ पे कोई मिस्टेक्स ना हो, टू इंश्योर एक्यूरेसी रिलायबिलिटी जहाँ पर हो, एंड टू एलिब्रेट द स्टैंडर्डाइजेशन हो, प्रॉपर से स्टैंडर्डाइज बना हो हर किसी बुक के वैल्यूएशन, डिप्रिसिएशन एंड ओवरहेड्स के लिए। देन उसके बाद टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट बेटर कोऑपरेशन, जिस पर कोऑर्डिनेशन हो और बेटर कोऑपरेशन हो हम हमेशा एक्टिविटीज़ फाइनेंशियल और कोस्ट दोनों के सेक्शंस के बीच में, टू प्लेस मैनेजमेंट इन बेटर पोजीशन टू एक्विजिशन इटसेल्फ द रीजंस फॉर वेरिएशंस प्रॉफिट प्रिविलेज मोर इफेक्टिव इन इंटरनल कंट्रोल, की सबको जैसे ऑलवेज कंट्रोल हो। देन रीजंस फॉर डिसएग्रीमेंट इन प्रॉफिट। सो द डिसएग्रीमेंट between the costing and financial profits is caused by following कि देखो रीजंस क्या हैं तो अगर डिसएग्रीमेंट आ जाती है किसी भी कोस्टिंग एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट के बीच में। तो फर्स्ट इज आइटम शोन ओनली इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, की कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में दिखते हैं। देयर आर नंबर ऑफ आइटम विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट बट नो फाइंड इन कोस्ट अकाउंटिंग, जो सिर्फ आपको फाइनेंशियल में दिखती है बट कोस्ट में दिखती ही नहीं है। दीज मे आइटम्स में बी एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ आइटम इनकम्स। The former reduce the profit while latter have dispersed it effectively. The items classified as under में purely financial charges, इसकी लॉस जो हमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से मिला है, लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट बैंक और लोन, मोर्टेजेस एंड डिबेंचर्स, एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी शेयर ट्रांसफर ऑफिस, then damage payable, penalties and fines, losses due to scrapping of machinery and remuneration paid to proprietor,
in excess fire reward, then appropriation of profit जैसे कि donation and charities, taxes, income, profits, transfer of services, additional provision, depreciation, then capital expenditure, special charge or revenue, and writing of intangible fictitious asset like goodwill, patents, copyright, advertisement, and preliminary expenses, organization expenses, underwriting commissions, and purely financial income जैसे कि rent received, profits on the sale of fixed asset, transfer of fees received, interest received on bank deposit, dividend received, then brokerage received, then item shown only cost accounting. अब कुछ items आते हैं जो सिर्फ cost accounting में दिखते हैं. There are certain items which include the cost account but not in financial accounting. It is very few कम है और थोड़ी notional charges है. For example, interest में भी capital on interest on capital employed, the nominal fees, depreciation in assets charge, book value कम हो जाती है. देन ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, अगर आप ओवरहेड्स का ओवर एंड अंडर ऑब्जॉर्प्शन कर रहे हो. देन उसके बाद डिफरेंट बेसिस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन, कि हम आज जब स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेसिस कर, लाइक लीफो यूज़ कर रहे हो, फीफो यूज़ कर रहे हो. द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंट्स इज डन ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट एंड रिलेबल वैल्यू विच एवर इज लेस. कि अगर वैल्यूएशन करते हैं हम स्टॉक की फाइनेंशियल अकाउंट में तो वो बेसिस पे कर जाती है कि जो मतलब प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट पे या फिर रिलीजेबल वैल्यू पे जो भी हमारा कम होता है. द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट इज डिपेंड ऑन द फैक्ट दैट इज रॉ मटेरियल. और अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, यहाँ पे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश, जो कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेथड की लीफो यूज़ कर रहे हो, फीवर कर रहे हो, फिर एवरेज मेथड यूज़ कर रहे हो. देन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री में वैल्यूएट द प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट प्रोडक्शन बेसिस, फिनिश्ड गुड आर जनरली मूव टू द टोटल प्रोडक्शन. द डिफरेंस बिटवीन अनरोल फॉर वैल्यूएशन फॉर रॉ मटेरियल, कि देखो यहाँ पे जो हम अपने आइटम्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं ये डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. हमारा स्टॉक है, हमारा कॉस्ट एंड हमारी फाइनेंशियल अकाउंट में. सो फर्स्ट वन दैट इज़ डिफरेंट मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन चेंज चार्ज करने काफ़ी ज़्यादा मेथड होते हैं तो प्लस से ही पढ़ते आ रहे हैं. द मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में डिफरेंट फाइनेंशियल अकाउंट्स में लगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में लगे, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है थोड़ा डिफरेंस आ जाता है. देन abnormal gains and losses, abnormal items are abnormal wastage of material by theft. जैसे कि अब नॉर्मल आइटम्स होते हैं हमारे abnormal wastage में यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि theft, wages, abnormal idle time, ये सब चीज़ें. देन उसके बाद मेथड्स ऑफ रिकन्सिलेशन, की रिकन्सिलेशन के कितने मेथड होते हैं. सो रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट्स अटेम्प्टेड आइदर बाय प्रिपेयरिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या फिर एक प्रॉपर मेमोरेंडम रिलेशन अकाउंट बनाने का. सो अब देखते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनती है. सो व्हेन रिकन्सिलेशन इज अटेम्प्टेड बाय प्रिपेयरिंग रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट shown by one set of account is taken the base profit and item of difference added to the deductor from it, arrive the figure of profit sharing by set of account. कि देखो आप रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हो तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है आपको एक सेट पे लिखना पड़ता है, उसमें से हमारे बेस प्रॉफिट और सब चीज़ें वहाँ पे है तो ऐड करनी पड़ती है या फिर डिडक्ट करनी पड़ती है. देन प्रोसीजर ऑफ रिकन्सिलेशन, कि इसका क्या प्रोसीजर है रिकन्सिलेशन का. सो where there is a difference between the profit disclosed by cost and financial account, the following steps shall be taken by prepare reconciliation statement. अगर दोनों में डिफरेंस आ जाता है तो वहाँ पे हम reconciliation statement बनाते हैं. फर्स्ट इज ascertain the various reasons of disagreement. पहले तो रीजंस निकालने के लिए क्या डिसएग्रीमेंट के रीजंस है जो प्रॉफिट में आ रहे हैं. देन सेकेंड वन दैट इज प्रॉफिट्स as पर कोस्ट अकाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स इज टेकन एज देयर. तो यहाँ पे कुछ आइटम्स है जो हम ऐड करने वाले हैं और कुछ हम डिडक्ट करने वाले हैं. तो ऐड वाले देख लेते हैं. आइटम इनकम इंक्लूड फाइनेंशियल अकाउंट्स बट नॉट इन कोस्ट अकाउंट्स. आइटम्स ऑफ इनकम इंक्लूड इन फाइनेंशियल, जो इनकम होगी आइटम्स की वो हम फाइनेंशियल में ऐड करेंगे बट कोस्ट में नहीं करेंगे. आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर जैसे कैपिटल, रेंट, आउट इंक्लूडेड इन अकाउंट्स बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, की कोस्ट में यूज़ होंगे बट फाइनेंशियल अकाउंट्स में यूज़ नहीं होंगे. then amount of which items of expenditure have been shown in excess in cost accounts, जहाँ पे excess होगा cost account में as compared to corresponding other financial accounts, की financial accounts में excess नहीं ही होगा. then amounts by which items of income has been shown in excess in financial accounts, अब वो amount जो हमारी financial में excess दिखाई जाएंगी but हमारी cost में नहीं दिखाई जाएंगी. then next over absorption overheads in cost account में amount of which closing stock inventory is undervalued in cost accounts, amount of which opening stock, जो opening stock होगा cost account में और जो overcharge होगा depreciation cost account में. then deduct क्या करना है. item of income included in the
कोस्ट अकाउंट बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंट, जो हमारी कोस्ट में तो आ रही है बट फाइनेंशियल में नहीं आ रही है। आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर कि जो फाइनेंशियल अकाउंट में तो है बट कोस्ट अकाउंटिंग में नहीं है। अमाउंट ऑफ विच आइटम ऑफ इनकम हैज बीन शोन इन एक्सेस इन कोस्ट अकाउंटिंग, जो कोस्ट अकाउंटिंग में तो एक्सेस आ रहा है पर हमारे फाइनेंशियल में नहीं आ रहा है। देन अंडर ऑब्जर्वेशन ओवरहेड्स, अमाउंट बाय विच क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी इज ओवर वैल्यूड, देन अमाउंट ऑफ विच ओपनिंग स्टॉक्स। ये चैप्टर रेदर देन बाकी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, बस आपको लर्न करना है, सिर्फ और सिर्फ लर्न करना है, क्या ऐड होने वाला है, क्या डिडक्ट होने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ईजी चैप्टर है प्रैक्टिकली करने में। देन मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट्स, मतलब सेकंड स्टेप जो हमारा था, रिकन्सिलेशन कैन ऑल्सो बी डन बाय प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट, विच अकाउंट, जो जिस अकाउंट की बात कर रही हूँ भैया। सो कि यहाँ पे प्रॉपर अकाउंट बना देते हैं एंड दिस अकाउंट इज मेमोरेंडम अकाउंट ओनली डज नॉट अपार्ट फ्रॉम डबल एंट्री सिस्टम विच बेस विच लाइक ओपनिंग बैलेंस दिखाया जाता है। ऑल आइटम ऑफ डिफरेंसेस रिक्वायर्ड, अगर जो कि आइटम्स दिखाने को डिडक्ट कर देते हैं ना स्पेसमेन ऑफ मेमोरेंडम की क्या स्पेसमेन है, सीधा स्पेसमेन पड़ता है मेमोरेंडम रिकन्सिलेशन अकाउंट। सो 2 फाइनेंशियल एक्सपेंसेस जैसे कि डिस्काउंट, फाइन्स, पेनल्टीज, बैंक इंटरेस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, डोनेशंस, गुडविल, अंडर अब्जॉर्प्शन, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक। फिर उसके बाद 2 ओवर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक, अंडर चेंज ऑफ डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। देन हमारे क्रेडिट साइड आ जाता है बाय प्रॉफिट, financial income, rent, interest, dividend, profit on sales of asset, items charge in cost accounting, interest on capitals, rent on building, over absorption of overheads, overvaluation of closing stocks, and undervaluation of stock in cost account, and overcharged in cost accounts. सो ये था आपका प्रॉपर फॉर्मेट। दोनों मेथड हमने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि क्या मेथड थे। सो बस यही आपके इस वाले चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में इसके प्रैक्टिकल ही आएंगे, बहुत ईजी आएंगे, आप अच्छे से कर लोगे, मुझे पता है। सो या दैट्स वाई चैप्टर नंबर 5 ऑफ यूनिट 2 रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।